डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को तैयार करने के लिए या आगे एक्सप्लेन करने के लिए दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले कि सबसे पहले एक टर्म यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट, कि ये ट्रीटमेंट के बारे में पहले भी आपने डिस्कशन की है या पढ़ा है इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, कि इट इज़ अ टेस्टेबल मटेरियल अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। के पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुराद एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो हम आगे डिफाइन करेंगे। कि किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे जो आप मटेरियल अप्लाई करते हैं उसको आप जो है ट्रीटमेंट कह देते हैं। मसलन प्लॉट्स पे आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया, ये ट्रीटमेंट हो जाएगी। फर्टिलाइज़र के जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो आपकी ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी। वैरायटी ऑफ फीड जो है, फीड्स की वैरायटी आप लेते हैं, दो तीन तरह के फीड हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट हो जाएंगे। टीचिंग मेथड हैं, 3 टीचिंग मेथड हैं, वो आपके ट्रीटमेंट हो जाएंगे। स्ट्रेटजीज टू इन्हांस इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ आप स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट हो जाएंगे। सेविंग, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए या सेविंग बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई भी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं तो वो आपकी ट्रीटमेंट हो जाएंगी। या आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट इज़ अ टेस्टेबल मटेरियल अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि वो मटेरियल जिसको हमने टेस्ट करना होता है कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने में या आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में या सेविंग बढ़ाने में फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसको आप ट्रीटमेंट कह देते हैं। आगे है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच ट्रीटमेंट इज़ अप्लाइड। वो ट्रीटमेंट जिस चीज़ पे आप अप्लाई करते हैं उसको आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट कह देते हैं। मसलन अगर आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे आप कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो प्लांट आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट बन सकता है। स्टूडेंट्स पे कोई टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट बन सकता है। कस्टमर पे कोई स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए तो कस्टमर आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकते हैं। कोई मेडिसिन जो है किसी पेशेंट पे टेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकते हैं। कि अगर आप फर्टिलाइज़र जो है किसी प्लॉट्स पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन देखने के लिए तो प्लॉट्स आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकते हैं। या ग्रुप ऑफ पीपल के फर्ज करें कि एक फैमिली हो गई, एक एरिया हो गया, एक एथनिक ग्रुप हो गया, या एक आप कह लें यूथ का ग्रुप हो गया, एक ओल्ड पीपल्स का ग्रुप हो गया, चिल्ड्रन का ग्रुप हो गया। ये ग्रुप्स पे अगर कोई आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? कि द सब्जेक्ट ऑन विच ट्रीटमेंट इज़ अप्लाइड, कि वो चीज़ जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो दरख्त भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। आगे है एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर इज़ द वेरिएशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ज़ाहिर है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट सारे एक जैसे नहीं होते, तो उनमें कोई थोड़ा सा जो वेरिएशन ज़रूर होती है। तो वो वेरिएशन जो है कि इफ़ द वेरिएशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, वो जो वेरिएशन आएगी उसको आप एक्सपेरिमेंटल एरर कह देते हैं। नो टू प्लांट्स आर अलाइक, 2 प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, 2 स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, 2 पेशेंट जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। हो सकता है एक का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, एक का ब्लड प्रेशर लो रहता हो, तो उनमें जो वेरिएशन आती है उसको आप एक्सपेरिमेंटल एरर का नाम दे देते हैं। आगे हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की ही एक किस्म है। यूज टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन। और ये इस्तेमाल कब किया जाता है? कि अगर
टेक्निकली देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 मीन्स के लिए तो हम टी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को थोड़ा सा रिफाइन कर लें तो वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बन जाता है। ये इसको आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज adopted by experimenter to get valid estimates of treatment effects and with minimum experimental error। कि आप जो ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे, वो ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, और आप साथ आपकी ये कोशिश ये होती है कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो मिनिमाइज़ किया जाए और ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाएँ। नेक्स्ट इसके हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? रैंडमाइजेशन है, रेप्लिकेशन है और लोकल कंट्रोल है। रैंडमाइजेशन क्या है? इट डील विद द रैंडम प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ट्रीटमेंट टू द सैम्पलिंग यूनिट। तो जो आपके सैम्पलिंग यूनिट होते हैं या आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं, जहाँ सैम्पलिंग यूनिट लिखा हुआ है आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं इधर, कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो होते हैं उन पे जो ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती हैं वो रैंडम प्रोसेस से अप्लाई की जानी चाहिए कि वेरिएशन को कम से कम करने के लिए। रैंडम प्रोसेस क्या होगा कि इधर से आपने एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट ले लिया, उधर से एक ट्रीटमेंट उठा ली, तो अगर 3 ट्रीटमेंट्स हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट देनी है वो आपने रैंडमली उसको असाइन करनी है। दूसरा है रेप्लिकेशन, रेफर्स टू अप्लाइंग ट्रीटमेंट टू मोर देन 1 एक्सपेरिमेंटल यूनिट। के रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि एक ही जो ट्रीटमेंट है एक से ज़्यादा लोगों पे या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे आप अप्लाई कर देते हैं। कि मसलन कि अगर कोई मेडिसिन है आप टेस्ट कर रहे हैं तो बजाय इसके कि एक पेशेंट को दें आप 5-6 पेशेंट्स को वो मेडिसिन दे देते हैं। इसी तरह अगर फर्टिलाइज़र चेक कर रहे हैं तो एक प्लॉट पे चेक करने की बजाय आप 5-6 प्लॉट्स पे जो है वो चेक कर लेते हैं। कि ये कि रेप्लिकेशंस में आ जाता है कि एक ट्रीटमेंट एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे अप्लाई की जाती है। लोकल कंट्रोल क्या है? रेफर्स टू बैलेंसिंग, ब्लॉकिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो उसमें क्या करते हैं कि लोकल कंट्रोल में आप उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि बाद जगह पे आप ब्लॉकिंग कर देते हैं कि चीज़ों एक जैसी जो आपकी मटेरियल होता है या एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं उनका एक अलहदा ब्लॉक, दूसरी तरह के यूनिट्स का अलहदा ब्लॉक, तीसरी तरह के यूनिट्स का एक अलहदा ब्लॉक बना लिया जाता है। मसलन जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं, इंटर के स्टूडेंट्स अलहदा कर दिए, बीएस के स्टूडेंट अलहदा कर दिए, एमएस के स्टूडेंट अलहदा कर दिए। तो इस तरह से आप जो वेरिएशन होती है या एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको रिड्यूस करने के लिए लोकल कंट्रोल की मदद से जो है वो काम लेते हैं और उसमें ब्लॉक्स बना देते हैं और बैलेंस करने के लिए उन्हें या उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ये सारा काम आप करते हैं। बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से हैं? 3 बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं। एक कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है और लैटेंट स्केयर डिज़ाइन है। इन तीनों को आप बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन क्या है? इट इज़ simplest form of design in which treatments are applied to experimental unit by random process। कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट को जो ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं वो रैंडम प्रोसेस से अप्लाई किए जाते हैं। मसलन कैसे कि सपोज वी हैव 3 ट्रीटमेंट A, B एंड C के आपके पास 3 ट्रीटमेंट हैं। फर्ज करें ये फर्टिलाइज़र ही हैं A, B एंड C फॉर 12 एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो 12 आपके पास प्लॉट्स हैं तो उन पे आप 3 फर्टिलाइज़र जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि
इधर से एक प्लॉट को सिलेक्ट करते हैं, वो 3 पर्चियाँ बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें जितनी आपके पास ट्रीटमेंट्स है, इधर से एक पर्ची निकालते हैं, फ़र्ज़ करें सी पर्ची निकली है, तो आपने इस प्लॉट पे सी जो आपकी फर्टिलाइज़र थी वो अप्लाई कर दी। फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, पर्चियाँ फिर दोबारा मिक्स कर दी आपने, फिर एक पर्ची निकाली, फ़र्ज़ करें वो ए पर्ची निकल आई, तो वो ए जो आपकी फर्टिलाइज़र थी वो उस पर अप्लाई कर दी है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आपको 3 पर्चियाँ ही बना के बार बार रिपीट किए जाते हैं। उस तरह ये होता है कि एक ट्रीटमेंट एक से ज़्यादा मरतबा भी, या 3 से ज़्यादा मरतबा भी, या 4 से ज़्यादा मरतबा भी आ सकती है। अगर आपने इनको एक जैसा रखना हो तो ए भी आप जो है फ़र्ज़ करें 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 12 आपके प्लॉट्स हैं, तो हर ट्रीटमेंट की 4-4 पर्चियाँ बना लेते हैं। 12 पर्चियाँ बना के उनको मिक्स कर लेते हैं, या स्लिप्स जो है पेपर स्लिप्स उनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद एक प्लॉट लेते हैं और उस पर एक पर्ची जो है वो रखते जाते हैं। जौन सी पर्ची निकलती है वो जो है आप फर्टिलाइज़र वहाँ अप्लाई कर देते हैं। अगर ए निकलती है तो ए फर्टिलाइज़र, अगर सी निकलती है तो सी फर्टिलाइज़र, अगर बी निकलती है तो बी फर्टिलाइज़र वहाँ अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो आप प्रोसेस करेंगे वो रैंडमाइजेशन होगी या रैंडम प्रोसेस कहलाएगा। और रैंडम प्रोसेस से क्या होता है कि आप वेरिएशन को किसी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, या जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको मिनिमाइज़ करने में थोड़ा बहुत कामयाब हो जाते हैं। आगे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, कि जैसा आपको बताया कि इजी एंड क्विक अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इजी, गिव मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर, सम ऑफ स्केयर्स, एरर्स के लिए जो है आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि जब आप एनोवा टेबल बनाते हैं सिर्फ आपको ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल में से माइनस करनी पड़ती है, तो बाकी जो है वो एरर की आ जाती है। डिसएडवांटेज में क्या है कि इट इज़ नॉट यूजफुल व्हेन मटेरियल इज़ नॉट होमोजीनियस। मटेरियल अगर होमोजीनियस नहीं है तो वहाँ ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। ऑल सोर्स ऑफ वेरिएशन कैन नॉट बी कंट्रोल, डिफरेंट सोर्स होते हैं वेरिएशन के जो कि आसानी से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, सिर्फ रैंडमाइजेशन से ही कंट्रोल नहीं हो सकते, बल्कि उनमें आप ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं और रेप्लिकेशंस भी करते हैं, ब्लॉकिंग भी करते हैं, या उनको जो है लोकल कंट्रोल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ हमने रैंडमाइजेशन की होती है। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल क्या है कि 3 types of fertilizer A, B and C are used on 12 plots of cultivated land. In order to test their effect on productivity, fertilizers are applied to each plot randomly. Details of productivity is given below. Test the hypothesis that productivity of all fertilizers is same. ये हमने टेस्ट करना है कि आपके पास 12 प्लॉट थे, उनको रैंडमली आपने ट्रीटमेंट असाइन कर दी। ट्रीटमेंट असाइन करने के बाद उन प्लॉट्स, ट्रीटमेंट क्या थी आपकी, जहाँ फर्टिलाइज़र्स थे, ए, बी और सी फर्टिलाइज़र थे, ये आपकी ट्रीटमेंट्स थी कि रैंडमली जो आपके ये 4 प्लॉट्स आए हैं इन पे ट्रीटमेंट ए आपने लगाई है, इन 4 प्लॉट्स पे ट्रीटमेंट बी है, और सी वाले आपने अलहदा कर लिए। सी वाले 4 प्लॉट में की प्रोडक्शन, 4 प्लॉट्स की प्रोडक्शन जो है वो ये दी गई। तो ये आपके पास डाटा आता है, इसको देख के आपने क्या करना है कि एनालिसिस करना है इसका, या कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन अप्लाई करते हुए आपने ये देखना है कि तमाम फर्टिलाइज़र सेम हैं या कि डिफरेंट हैं, कि ए, बी, सी फर्टिलाइज़र से प्रोडक्शन सेम आती है, या इनमें कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, या कोई ऐसा है जो बहुत कम प्रोडक्शन दे रहा है।
ये देखने के लिए वही जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम करते थे, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, क्योंकि 3 थे आपके फर्टिलाइज़र तो 3 तक ले जाएंगे, अगर 4 होते तो μ4 भी आप शामिल कर लेते। अल्टरनेट एनी टू मीन्स आर नॉट इक्वल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स एस स्केयर टी ओवर एस स्केयर ई या सिग्मा स्केयर टी ओवर सिग्मा स्केयर ई, ये स्मॉल एस आप आमतौर पे लिखे जाते हैं। इसको ट्रीटमेंट मीन स्केयर भी कह देते हैं, इसको एरर मीन स्केयर भी कह देते हैं। दोनों की रेशियो जो है वो एफ कैलकुलेटर बन जाती है। V1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है K-1 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1 कर देंगे। V2 जो है N-K, तो टोटल ऑब्जर्वेशन में से अगर टोटल ट्रीटमेंट माइनस कर दी जाए तो V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। कि जब आप टेबल से वैल्यू देखते हैं तो ऊपर से आप V1 की देख लेंगे और ये कॉलम में आप जो है V2 की देख लेते हैं। क्रिटिकल रीजन वही तरीक़ेकार है, रिजेक्ट H0 व्हेन F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F टेबल। F टेबल जो है आपने टेबल से देखनी है, कैलकुलेटेड जो है ये आप इस फार्मूले से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम कंप्यूटेशंस जो हैं ये करनी शुरू करते हैं कि एग्जांपल का डाटा जो है वो मैंने लिख लिया है कि इसमें प्रोडक्शन थी ए बी और सी, आपके 3 जो है ट्रीटमेंट्स थे या फर्टिलाइज़र थे जो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद ये मुख्तलिफ आपके प्लॉट्स हैं, प्लॉट 1 2 3 4, और ये आपके पास प्रोडक्शन आ गई कि पहले प्लॉट पे 3 आ गई एक फर्टिलाइजर डालने से एंड सो ऑन। तो इसको हल करने के लिए वही तरीका जो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप यूज़ करते थे कि पहले इसका टोटल कर लें कि 7 और 10 17 आ जाएगा, ये ट्रीटमेंट्स का टोटल होगा। टी लिख देते हैं इसे, ये T1 कह लें इसे, T2 क्या है वो क्या होगा, ये 17 और 14 31 आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास 15 एंड 4 19, ये आपके पास ट्रीटमेंट का जो है टोटल आ जाएगा। ये T1 आ गया, ये T2 आ गया, ये T3 आ गया। और इन सब का अगर समीशन आप करें इस तरह से 17 31 एंड 19 जो है ये 67 इसका टोटल बन जाएगा। 67 आपके पास टोटल आ जाएगा। अगर आप इधर से टोटल करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं कि ये टोटल देखें ये कितना बनता है कि ये 18 बनता है, 15 है, और नेक्स्ट टोटल जो है 19 है, फिर 15 है। ये टोटल भी जब आप देखेंगे तो ये भी आपके पास 67 जो है ये टोटल बन जाएगा। तो ये वाला 67 आपका ग्रैंड टोटल कहलाएगा। कि इधर से देख लें या इधर से देख लें। नेक्स्ट स्टेप में आपने समीशन XIJ स्क्वायर निकालना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि XIJ से मुराद है कि ये वाली वैल्यूज जो है ये X11 है, ये X12 है, ये X13 हो सकती है इस तरह से। तो हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। कि मसलन ये 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 है 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर 4 है फिर 16 आ जाएगा। और इन सब का जब टोटल करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 77। ये टोटल जो है 77 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी इसका टोटल करें, स्क्वायर लेंगे 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता जाता हूँ 100, ये 49, ये 64, ये 36, और जब इन चारों वैल्यूज का आप टोटल करेंगे 149 एंड 249 जो है इसका टोटल बन जाएगा 249, 249, ये इन चारों वैल्यूज का टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट सी में आते हैं तो 5 का 25, 4 का 16, 25 एंड 25 ये आपके पास स्क्वायर आ जाएंगे
स्केल कैसे लेते हैं कि उस वैल्यू को उसी वैल्यू से ज़रूर दे देते हैं। तो ये 75, 85 एंड 91 जो है आपके पास ये टोटल बन जाएगा। 91 टोटल आ जाएगा। इनका ग्रैंड टोटल भी हम कर सकते हैं। ये 417 आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। 417 ये आपके पास समीशन एक्स आई जे स्केल का टोटल आ जाएगा। कैसे हमने किया कि इन सबको आपस में ऐड करने से। आगे आपने टी स्केल निकालना है। ये आपके पास टी है, हर टी का आप जो है स्केल निकाल सकते हैं कि 17 का स्केल क्या होगा 289, 31 का स्केल क्या होगा 961 और 19 का स्केल क्या होगा 361 और इन सब का टोटल जब हम करेंगे 1611 आ जाएगा। 1611 1611 आ जाएगा इन सब का टोटल। और ये कहलाएगा समीशन टी स्केयर या टी आई स्केयर। तो ये तमाम का स्केयर जो है आपने लिख लिया है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कोएक्शन फैक्टर निकालते हैं, टोटल एसेट्स निकालते हैं या ट्रीटमेंट एसेट्स और एरर एसेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ निकाली जाती है, वो करेक्शन फैक्टर होती है। करेक्शन फैक्टर या सी एफ से बाहर किया जाता है। करेक्शन फैक्टर को सी एफ से बाहर किया जाता है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, तो उसका फार्मूला ये है कि ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ग्रैंड टोटल कौन सा होता है, ये वाला 67 जो था ये आपका ग्रैंड टोटल था। इसका स्क्वायर आपने लेना है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी जो शुरू में आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। ये आपकी 12 ऑब्जर्वेशन बनती है क्योंकि 4 प्लॉट्स हैं, 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 3 4 और 12। तो इसको जब आप हल करते हैं तो वैल्यू आती है 374.08। ये करेक्शन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने टोटल एसेट्स निकालना है, ये टोटल सम ऑफ स्केयर निकालना है। टोटल सम ऑफ स्केयर या इसे आप टोटल एसेट्स भी कह देते हैं, टोटल एस एस। ये कैसे निकलता है कि इसके लिए फार्मूला आता है समीशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, सी से करेक्शन एफ से फैक्टर। इसको जब आप हल करेंगे एक्स आई जे स्क्वायर आपने निकाला हुआ 417 है, ये वाला 417 और दूसरा था आपके पास करेक्शन फैक्टर, ये ऊपर निकाला आपने 374.08। ये जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास बनेगी 42.92। ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने निकालना होता है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर को आप आमतौर पे ट्रीटमेंट एसेट्स भी कह देते हैं। ट्रीटमेंट एसेट्स कैसे निकलेगा कि इसके लिए आपने समीशन टी स्क्वायर ओवर
आर जो है वो करना है। आर क्या है यहाँ, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स 1 2 3 एंड 4, या नंबर ऑफ रोज आप कह लें, माइनस करेक्शन फैक्टर, इससे भी आपने करेक्शन फैक्टर माइनस करना होता है। कि पहले आपने वन वे में क्वेश्चन किया तो उसमें ये ट्रीटमेंट आपस में बराबर नहीं थे, तो हमने हर ट्रीटमेंट लिख के उसके नीचे उसके हिसाब से आर लिखे थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे, और बाद में उनको जमा किया था। यहाँ क्योंकि ट्रीटमेंट सारे बराबर हैं तो हमने इनके टोटल को ही डायरेक्ट एक ही दफ़ा आर पे डिवाइड कर दिया। तो इसको जब आप हल करते हैं 1611 डिवाइडेड बाई आर 4 है, माइनस करेक्शन फैक्टर 374.08, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 28.67। 28.67। नेक्स्ट जो है इसमें एक क्वांटिटी हम और निकालते हैं, वो भी यही निकाल लेते हैं, वो है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या एरर एसएस एब्रीविएट करके आप इसे एरर सम ऑफ स्क्वायर को एसएस कह देते हैं। ये क्या होगा कि टोटल एसएस में से माइनस ट्रीटमेंट एसएस, तो बाकी आपके पास आ जाएगा एरर एसएस। एरर एसएस इक्वल टू टोटल एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस। तो टोटल कितना था आपका 42.92, ये टोटल एसएस था, और माइनस इसमें से ट्रीटमेंट एसएस कर दें 28.67, तो एरर एसएस आपके पास आ जाता है 14.25। 14.25 कैसे निकालना है एरर एसएस के, टोटल एसएस में से ट्रीटमेंट एसएस माइनस कर दें, तो बाकी जो आएगा वो एरर एसएस आ जाएगा। अभी हमने क्या क्या चीजें निकाली, एक करेक्शन फैक्टर, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करके एन पे डिवाइड कर दिया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर या टोटल एसएस, एक्स आई जे स्क्वायर में से करेक्शन फैक्टर माइनस कर दिया, ट्रीटमेंट एसएस वो कैसे निकाला कि समीशन टी आई स्क्वायर ओवर आर माइनस करेक्शन फैक्टर कर दिया, ये ट्रीटमेंट एसएस आ गया। और लास्ट पे आपने एरर एसएस, वो क्या है कि टोटल में से ट्रीटमेंट माइनस कर दिया, तो ये एरर एसएस आ गया। ये एरर एसएस आ गया, ये ट्रीटमेंट एसएस आ गया, और ये टोटल एसएस आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हम अनोवा टेबल बनाते हैं, कि अनोवा टेबल आपको पता है कि ये सारी जो है चीज़ें समराइज करके हम टेबल में लिख देते हैं, और ये हमें कहाँ लेके जाता है कि एफ कैलकुलेटेड तक लेके जाता है, एफ टेबल भी हम इसमें निकाल के एंड पे डिसीजन तक ले जाता है, या 6 स्टेप तक ले जाता है। और ये था आपके क्वेश्चन का पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, और थर्ड स्टेप में जो है आप ये अनोवा टेबल समझे कि बना रहे हैं, कि अनोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन में एक तो आपकी वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट्स है, या बिटवीन ट्रीटमेंट सॉरी, एक एरर के लिए है जिसे आप विद इन कह सकते हैं, और एक टोटल के लिए है। क्या है ये सोर्स ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन कितने सोर्स से हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ से फायर करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा, n-1 टोटल के लिए है, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है आपकी 12 ऑब्जर्वेशन थी, 12 - 1 इक्वल टू 11 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए कि t-1 या k-1 कर लें, t-1 ट्रीटमेंट -1 करें,
तो ये आपके पास आ जाएगी 3 ट्रीटमेंट्स की, ए बी और सी। 3 - 1 = 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 11 में से 2 माइनस कर दें तो कितने आ जाते हैं, 9। या आप ये कह सकते हैं कि एक फार्मूला आपने लिखा था n - t, n - t कर दें तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है कि n - t, के n आपका 12 है, t माइनस करें 3 है, तो ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब सिंपल रूल ये है कि 11 में से आप ट्रीटमेंट की माइनस कर दें, तो हमने इसके एडवांटेज में एक एडवांटेज ये भी पढ़ा था कि एरर के लिए इसमें सफिशिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है, तो सिर्फ ट्रीटमेंट की माइनस हुई है, बाकी सारी एरर के लिए बच जाती है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स में ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाला हुआ है, ये है 28.67। इसी तरह एरर के लिए भी निकाला हुआ 14.25, और टोटल के लिए भी निकाला हुआ है 42.92। और मीन स्क्वायर हमने निकालने हैं। मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाएं। ये आ जाएगा 14.335, और 9 पे जब आप डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो 1.583 ये आ जाएगा 14.25 डिवाइडेड बाय 9 करने से। आगे आपने एफ कैलकुलेटेड निकालनी है। जैसे आपने इसमें लिखा था, जो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक था, तो उसमें एफ स्क्वायर टी ओवर एफ स्क्वायर ई, ये रेशो आपकी एफ रेशो बनती है। तो एफ स्क्वायर टी जो है ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर, एफ स्क्वायर ई जो है एरर मीन स्क्वायर। तो 14.335 डिवाइडेड बाय 1.583, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 9.32। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ये एफ कैलकुलेटेड आ जाएगी कि जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक में फार्मूला लिखा था वो यही लिखा था। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम उस फार्मूले तक आ गए। आगे एफ टेबल वैल्यू निकालनी है, तो टेबल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से निकालते हैं। 5% का टेबल ले लें। आमतौर पे आपको टेबल में 5% का टेबल दिया होता है या 1% का दिया होता है। तो 5% के टेबल में आप देखेंगे इस तरह से इधर V1 लिखा होता है, इधर V2 लिखा होता है। तो V1 जो है आपके पास ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो कि 2 है, और V2 जो है आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो कि 9 है। और 2 को नीचे आते आते 9 के सामने जो है आप देख लेंगे तो आपके पास टेबल की वैल्यू आ जाएगी 4.26। ये आपकी एफ टेबल की वैल्यू आ जाएगी 4.26। तो हमने डिसीजन रूल क्या बनाया था, 4th स्टेप में देखें कि वो ये लिखा हुआ था कि जब एफ कैलकुलेटेड जो है एफ टेबल से ज़्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देना। तो ये गौर से देखें कि एफ कैलकुलेटेड टेबल से ज़्यादा आ रही है, देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। एच नॉट हमने क्या बनाया था कि ऑल मीन्स आर इक्वल, कि उस हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया और कहेंगे कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। तो छठा स्टेप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट। ये 5वां स्टेप था कंप्यूटेशन, और छठा रिजेक्ट एच नॉट। और कहेंगे कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, कि तमाम मीन आपस में बराबर नहीं है, या
तीनों जो आपकी वैरायटीज़ हैं, ये तीनों जो आपके फर्टिलाइज़र हैं, वो प्रोडक्शन से जो है वो सेम नहीं आती। कोई एक फर्टिलाइज़र ऐसा है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कि कम प्रोडक्शन दे रहे हैं। थैंक यू।